गुड मॉर्निंग क्लास। 12वीं इतिहास की कक्षा में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास की चैप्टर 2, जिसका नाम है राजा, किसान एवं नगरे। आज हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य को। इसको देखने वाले हैं आज हम लोग मौर्य साम्राज्य को। जैसा कि कल की क्लास में हम लोगों ने चर्चा किए थे कि 600 ईसा पूर्व से 600 एडी के मध्य जो भारत है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। कितने? 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। और इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद थे 600 ईसा पूर्व के बाद वो था मगध। कौन सा था? मगध था। और इसी मगध साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य का, मगध क्षेत्र में किसका? मौर्य साम्राज्य का जन्म हुआ। या हम यूं कह सकते हैं कि 322 ईसा पूर्व को चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व को चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में एक नए राजवंश की, एक नए साम्राज्य की स्थापना किया, जिसे हम लोग मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्रमशः चंद्रगुप्त मौर्य के ही उत्तराधिकारी बिंदुसार हुए, जो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक मगध के राज सिंहासन पर सम्राट के रूप में बने रहे। बिंदुसार के उत्तराधिकारी के रूप में सम्राट अशोका है। और ये 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक इसी मगध के मौर्य सम्राट के रूप में बने रहे। इस तरह से 322 ईसा पूर्व से लेकर 236 ईसा पूर्व तक मगध पे मौर्य साम्राज्य का एक सशक्त शासन चल रहा था। और इसी शासन प्रणाली के बारे में हम लोग आज की कक्षा में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि मगध सम्राट है ना, मौर्य सम्राट अशोक या मौर्य सम्राट अशोक के विवरणों को देखते हैं। इसकी पहले की बात, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, या सम्राट अशोक के बारे में हम लोगों ने कल की कक्षा में विस्तृत रूप से चर्चा किए हैं। आज सम्राट अशोक के कलिंग विजय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था और 273 ईसा पूर्व को मगध के सम्राट के रूप में वो आसीन हुए। और आसीन होने के बाद अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के कितने? 8वें वर्ष में उन्होंने कलिंग विजय किया। और ऐसा कहा जाता है कि कलिंग विजय सम्राट अशोक की प्रथम और अंतिम युद्ध था। तो इस कलिंग विजय के बारे में सम्राट अशोक के 13वें अभिलेखों से हम लोगों को जानकारी मिलती है। तो चलिए देखते हैं सम्राट अशोक के कलिंग विजय की कौन कौन से कारण रहे हैं। सर्वप्रथम जो कारण रहे कलिंग विजय का, वो है सम्राट अशोक का महत्वाकांक्षी होना। सम्राट अशोक महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी शासक था, जो अपने साम्राज्य की मतलब मगध साम्राज्य की सीमाओं को और विस्तृत करना चाहता था और आसपास के राज्यों को राजनीतिक एकीकरण करके अपने साम्राज्य में विलीन करना चाहता था। इस कारण से उन्होंने अपने पड़ोसी राज्य इसको कलिंग पे आक्रमण किया और उसको अपने राज्य में मिला लेने का निश्चय किया। यदि दूसरी कारण की यदि हम बात करें तो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होना। जो कलिंग का राज्य था वो दक्षिण प्रदेशों पे नियंत्रण के लिए एक उपयुक्त सामरिक स्थल था। और सम्राट अशोक ये चाहते थे कि कलिंग पर अधिकार करने के बाद दक्षिण की ओर जाने वाली स्थल और थल मार्गों पर, है ना, दक्षिण भारत की ओर जाने वाली स्थल और थल व्यापारिक मार्गों पर वो पूर्ण रूप से अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। इसलिए सम्राट अशोक ने क्या किया? कलिंग विजय का निश्चय किया, ताकि वो दक्षिण भारत पर भी अपना अधिकार और नियंत्रण स्थापित कर सके। सम्राट अशोक के कलिंग विजय की यदि हम तीसरी कारण की ओर चर्चा करें तो मगध साम्राज्य की सुरक्षा, है ना, या कलिंग युद्ध की तीसरी प्रमुख कारण है
कलिंग की बढ़ती हुई शक्ति। सम्राट अशोक मगध साम्राज्य का शासक था और उनके पड़ोसी या कलिंग साम्राज्य की सीमा मगध साम्राज्य की सीमा से, कलिंग साम्राज्य की सीमा और मगध साम्राज्य की सीमा आपस में मिलती थी। अतः धीरे धीरे इस समय अवधि के आते आते 260 ईसा पूर्व के आते आते इस कलिंग की शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और इस कलिंग की बढ़ती हुई शक्ति मगध साम्राज्य के लिए क्या हो रहा था, नुकसानदेह होने लगा था। अतः अपने साम्राज्य की सुरक्षा को लेकर भी सम्राट अशोक ने इस प्रकार से निर्णय लिया और उन्होंने कलिंग विजय करने का निश्चित किया। तो सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख से हमें कलिंग विजय की जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक ने इन्हीं कारणों से प्रेरित होकर पहली तो अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के कारण प्रेरित होकर, दूसरी दक्षिण भारत पे वो अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था और तीसरी की कलिंग की बढ़ती हुई शक्ति से अपने राज्य को सुरक्षित करना चाहता था। इन्हीं कारणों से प्रेरित होकर सम्राट अशोक ने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया और उस शक्तिशाली सेना के माध्यम से 261-62 ईस्वी में कलिंग पर उन्होंने आक्रमण कर दिया और इस तरह से इस आक्रमण के उपरांत सम्राट अशोक को कलिंग की विजय प्राप्त हो गई। कलिंग की विजय की प्राप्ति के होने के बाद सम्राट अशोक के हृदय में काफी परिवर्तन आया। हम इन परिवर्तन या इनके परिणामों को देखते हैं कि कलिंग के युद्ध का क्या परिणाम निकला। कलिंग के युद्ध का परिणाम केवल मगध साम्राज्य के लिए नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष के साथ साथ विश्व के लिए एक परिवर्तनकारी युद्ध साबित हुआ। कैसे परिवर्तनकारी युद्ध शामिल हुआ? क्योंकि सम्राट अशोक जिन्होंने देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी की उपाधि धारण किया था, उनके हृदय में परिवर्तन आ गया। कैसा परिवर्तन आया? कलिंग के युद्ध को जब उन्होंने देखा और कलिंग के इस भयानक युद्ध में लाखों लोग मारे गए और इन लोगों के रक्त को देखने के बाद, है ना, बहुत सारे लोग क्षत विक्षत हो गए, घायल हो गए, अपाहिज हो गए। तो युद्ध की इस भीषण परिणाम को देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और परिवर्तित होने के बाद उन्होंने सदा सदा के लिए युद्ध को न करने का निश्चय किया और भविष्य शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार से सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कलिंग की युद्ध के बाद हो गया। स्टूडेंट, कभी कभी ये प्रश्न या अक्सर ये प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन किस घटना से हुआ। तो सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कलिंग के युद्ध की भीषण परिणाम को देखने के बाद हुआ। कलिंग के युद्ध की यदि दूसरी परिणाम की बात हम करें तो सम्राट अशोक ने इस युद्ध के बाद सदा सदा के लिए हिंसा का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म के अहिंसा के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से अपना लिया। कैसे व्यवहारिक रूप से अपनाया? कि उन्होंने मांस मदिरा खाने को बंद कर दिया, मांस का सेवन बंद कर दिया, हिंसा करना, शिकार करना बंद कर दिया, भोग विलासिता पूर्वक जो उनकी जीवन पहले चलती थी उनको उन्होंने त्याग दिया और दया, प्रेम, सत्य, निष्ठा, अहिंसा के मार्ग पर चलने लगे। तो इस तरह से कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप ही सम्राट अशोक के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन को देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इन्होंने सम्राट अशोक के हृदय में जो परिवर्तन आया, अहिंसा की बात को, बौद्ध धर्म के अहिंसा के सिद्धांतों को उन्होंने अपना लिया। तो अपना सारा समय, अपने जीवन का पूर्ण उद्देश्य उन्होंने जन कल्याण को बनाया और अपनी सारी शक्ति, पूरी शक्ति, अपनी संसाधन का प्रयोग केवल और केवल जन कल्याणकारी कार्यों में वो करने लगे। और इसी जन कल्याणकारी कार्यों की वजह से सम्राट अशोक को विश्व में या इतिहास में एक महान सम्राट के रूप में हम लोग जानते हैं। स्टूडेंट, ये भी पूछा जाता है कि सम्राट अशोक को
किन कारणों से महान सम्राट के रूप में माना जाता है? तो सम्राट अशोक की शक्ति प्रदर्शन उनकी युद्ध कौशल की वजह से नहीं, अपितु उनके प्रजा हितकारी या जन कल्याणकारी कार्यों की वजह से विश्व में या इतिहास में उनका नाम अमर हो गया और एक महान सम्राट के रूप में उनकी ख्याति पूरे विश्व में फैल गई है। तो इस प्रकार से कलिंग युद्ध का परिणाम क्या निकला? सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और कलिंग युद्ध के ही परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप ही सम्राट अशोक ने सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को लेकर, नैतिक बातों को लेकर एक नए नियमों का संग्रहण किया, जिसको हम लोग सम्राट अशोक के धर्म या धम्म के नाम से जानते हैं। आइए आगे देखते हैं सम्राट अशोक के धर्म या धम्म क्या था, या इसको सम्राट अशोक के धर्म के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कलिंग युद्ध के बाद या कलिंग युद्ध विजय के बाद सम्राट अशोक ने सभी धर्मों के अच्छी अच्छी बातों को लेकर या नैतिक मूल्यों को लेकर एक नए धर्म की स्थापना किया, जिसको सम्राट अशोक के धम्म या धर्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? धर्म या धम्म के नाम से जानते हैं। और सम्राट अशोक ने अपने इस नए धर्म या धम्म हेतु 5 सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। कौन कौन से सिद्धांत? कि किसी भी प्राणियों की हत्या नहीं करना, किसी भी प्राणियों की हत्या नहीं करना, अपने माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की बुजुर्गों की सेवा करना, साथ ही साथ अपने गुरुजनों की सेवा करना, अपने मित्रों, ब्राह्मणों, श्रमिकों, दासों के साथ मित्रवत व्यवहार करना, अर्थात उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना। इसके साथ साथ उन्होंने छठवां अपनी विशेषता बताया था अपने धर्म की अल्प संचय और अल्प व्यय, मतलब जरूरत से ज़्यादा नहीं धन का संचय करना, न ही किसी भी प्रकार से जरूरत से ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग करना। इस प्रकार से सम्राट अशोक ने अपने नए धर्म या धम्म के मूल सिद्धांतों की व्याख्या स्वयं खुद ही ने अपने शिलालेख के माध्यम से, जो उनके तीसरे शिलालेख है जो हमको गिरनार से मिलते हैं, उसमें उन्होंने उल्लेखित करवाया है। इसके साथ साथ उन्होंने अपने धर्म में या अपने धम्म में 5 बुराई या दुर्गुणों की भी चर्चा किया है कि प्रत्येक मनुष्य में जो 5 दुर्गुण होते हैं, इन दुर्गुणों का त्याग हमको करना चाहिए। वो दुर्गुण कौन कौन से उन्होंने बताया? पहला बताया उन्होंने उग्रता को। किसको बताया? उग्रता को। दूसरा उन्होंने बताया निष्ठुरता को, लोगों के प्रति जो व्यक्ति निष्ठुर हो जाते हैं उसको उन्होंने मानव के लिए एक दुर्गुण बताया। तीसरा दुर्गुण उन्होंने बताया क्रोध को, है ना, व्यक्ति क्रोध में अंधे हो जाते हैं, उनको सही और गलत का ध्यान नहीं रहता, ये मानव की बहुत बड़ी क्या है, एक दुर्गुण है, क्रोध। चौथा उन्होंने गर्व और पांचवा ईर्ष्या को बताया। तो मानव इन दुर्गुणों को त्याग करके धर्म की शिक्षाओं को ग्रहण कर एक अच्छे व्यक्ति के रूप में अपना जीवन यापन कर सकता है और इन्हीं चीज़ों की जानकारी लोगों तक पहुँचे, इसलिए उन्होंने अपने धर्म और या अपने धर्म का, है ना, प्रचार प्रसार भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी करवाया। इसके साथ साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी उन्होंने इसी उद्देश्य से कराया ताकि लोग अहिंसा पूर्वक जीवन जी सके और लोग अहिंसा पूर्वक जीवन जीते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को रख सके। आगे देखते हैं सम्राट अशोक के धर्म के प्रचार। सम्राट अशोक ने अपने धर्म या धम्म का प्रचार प्रसार करवाया। इस बात की जानकारी उनके तीसरे शिलालेख जो हमको गिरनार से मिले हैं वहां से प्राप्त होती है कि उन्होंने भारत में नहीं अपितु भारत के बाहर विदेशों में भी अपने धर्म का और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। इसके साथ साथ सम्राट अशोक के ही शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति, इसकी तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में कराया गया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज तक बौद्ध धर्म में केवल 3 ही बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कल की कक्षा में हम लोगों ने 2 बौद्ध संगति के बारे में पढ़े हैं। पहला हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल के समय
और दूसरा बौद्ध संगति हुए थे कालाशोक, जिनको काकवर्ण के नाम से हम लोग जानते हैं। और तीसरी बौद्ध संगति जो सम्राट अशोक, मगध सम्राट अशोक के शासनकाल के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था, बौद्ध संगति। इस प्रकार से 3 बौद्ध संगति हुआ। और इस बौद्ध संगति के बाद जो बौद्ध धर्म की अच्छी अच्छी बातें रही हैं, इन बातों को लेकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत और भारत के बाहर के देशों में शिला लेख करवाया। और उन्हीं शिलालेखों के माध्यम से हमें मौर्य काल की, मौर्य साम्राज्य की या सम्राट अशोक के इतिहास की जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसके साथ साथ उन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए 14वें वर्ष में, धर्म की स्थापना के 14वें अर्थ में, महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति भी किया। ये प्रश्न में पूछे जाते हैं कि सम्राट अशोक ने धर्म के प्रचार प्रसार में किसकी नियुक्ति किया। तो सम्राट अशोक ने अपने धर्म या धम्म की प्रचार प्रसार करने के लिए अपने धर्म की स्थापना के 14वें वर्ष महामात्र नामक अधिकारी की क्या किया, नियुक्ति किया। और इस महामात्र के माध्यम से उन्होंने अपने धर्म और धम्म का प्रचार प्रसार किया है। आगे देखते हैं सम्राट अशोक के धर्म की महत्व को। सम्राट अशोक के धर्म के महत्व को देखते हैं। और निश्चित तौर पे हम इनके महत्व को देखने से पहले इस बात पर आश्वस्त हो जाते हैं कि सम्राट अशोक के कारण ही बौद्ध धर्म जो भारत में जन्मा हुआ है ना, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जो 2 नए धर्म हुए थे, एक जैन धर्म हुआ था और दूसरा बौद्ध धर्म हुआ था। और बौद्ध धर्म का संरक्षण कौन था, सम्राट अशोक था। और सम्राट अशोक के प्रयासों के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म भारत का ही नहीं अपितु एशिया का राजधर्म बनाया गया। इसके पीछे सम्राट अशोक की महती योगदान रहा है। और इन्हीं कारणों से सम्राट अशोक विश्व में या इतिहास में प्रसिद्धि उनको मिली है। इनके यदि महत्व की बात करें तो सम्राट अशोक का धर्म मानव जाति के लिए और मानव जाति के साथ साथ मानव समाज और साम्राज्यों के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। क्योंकि सम्राट अशोक ने जिन सिद्धांतों की बात कही, अहिंसा की बात पर उन्होंने जोर दिया है, पशुओं की हत्या नहीं करना, मांस नहीं खाना, इस बात पर उन्होंने जोर दिया है। जिनके कारण से है ना, हिंसा को त्याग कर अहिंसा की भावना या अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। और सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को लेकर उन्होंने लोगों को शिक्षित करने का या जागरूक करने का प्रयास किया, जिसके कारण समाज में सौहार्द, परस्पर प्रेम, एकता की भावना का जन्म हुआ, जो समाज और साम्राज्य दोनों के लिए ही काफी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से सम्राट अशोक के बताए हुए मार्ग ने या उनके अहिंसा के सिद्धांत या उनके धर्म के सिद्धांत की वजह से भारतीय समाज ही नहीं वरन विश्व के समाज को एक नई दिशा, एक नया दृष्टिकोण मिला। यही इनके धर्म बौद्ध यानी इनके धर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता या महत्वपूर्ण बातें रही है। इस प्रकार से मौर्य सम्राट अशोक जो 273 ईसा पूर्व में मगध का मौर्य शासक बना, जो 236 ईसा पूर्व तक मगध के सम्राट के रूप में बने रहे हैं, इनके बारे में हमको जानकारी इनकी शिलालेखों के माध्यम से प्राप्त होती है। आगे हम लोग देखते हैं सम्राट अशोक के अभिलेखों को। ठीक है, आगे देखिए सम्राट अशोक के, आगे देखते हैं मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों को। मौर्य सम्राट अशोक या अशोककालीन इतिहास या जानकारी प्राप्त करने में या इसके साम्राज्य की दृष्टिकोण, शासन तंत्र का संचालन, इनके धार्मिक दृष्टिकोणों के बारे में अभिलेखों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। या मौर्यकालीन इतिहास या सम्राट अशोक के इतिहास की जानकारी में अभिलेखों का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि देवदत्त रामकृष्ण ने केवल और केवल अभिलेखों के ही माध्यम से, देवदत्त रामकृष्ण ने केवल और केवल अभिलेखों के माध्यम से सम्राट अशोक की इतिहास का लेखन किया है। और हम इन अभिलेखों को 3 श्रेणियों में बांटकर
या सम्राट अशोक के अभिलेखों को 3 श्रेणियों में बांटकर उनका अध्ययन करते हैं, जिसको पहला क्या कहते हैं, शिलालेख। पहला क्या है अभिलेख में, शिलालेख है, दूसरा है स्तंभ लेख और तीसरा है गुहा लेख। जैसा कि कल की कक्षा में हम लोगों ने शिलालेख किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा किए थे। ठीक है, शिलालेख किसे कहते हैं? शिलालेख उन समस्त अभिलेखों को कहा जाता है जो चट्टानों पर, ताम्रपत्रों पर, मिट्टी या धातु के बर्तनों पर, चट्टानों पर, दीवारों पर खींचे जाते हैं या उत्कीर्ण की जाती है, जिससे हमें इस काल की जानकारियां मिलती है। इन समस्त लेखों को हम लोग शिलालेखों के नाम से जानते हैं। वैसे तो सम्राट अशोक के शिलालेखों की संख्या 40 अभी तक जो प्राप्त हुई है, उनकी संख्या कितनी है? 40 है। और इन 40 अभिलेखों में से 14 शिलालेख हैं। और ये 14 जो शिलालेख हैं वो भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं, जिनमें सम्राट अशोक की धर्म प्रचार, उनके धर्म, राज्य के प्रति कार्य, महामात्र अधिकारियों के कार्य, राज्य की प्रबंध, लोगों की जिम्मेदारियां, उनके कर्तव्य आदियों के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। दूसरी है स्तंभ लेख। दूसरी कौन सी है? स्तंभ लेख। स्तंभ लेख के माध्यम से भी हमें मौर्यकालीन या सम्राट अशोक के कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे कि सारनाथ से प्राप्त सिंह शीर्ष की स्तंभ लेख, जो विश्व प्रसिद्ध है, सिंह शीर्ष की स्तंभ लेख, जिसे हमारी सरकार ने या कह सकते हैं कि भारत ने अपने राज चिन्ह के रूप में, राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे राष्ट्रीय जो चिन्ह है ना, 4 सिंह वाला अशोक स्तंभ, जो सम्राट अशोक या मौर्य सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, जिसमें परस्पर 4 सिंह आपस में पीठ टिकाकर दिखाए गया है, जिनके नीचे एक चक्र बना हुआ है, जिसमें 24 तीलियां लगी हुई हैं, जिनको हम लोग अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। तो इस शिलालेख के माध्यम से भी हमें मौर्य सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर के लिए अक्सर कि अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है, या सिंह शीर्ष स्तंभ कहाँ से लिया गया है, या कहाँ से प्राप्त हुआ है, या किसके हैं? तो सिंह शीर्ष स्तंभ मौर्य सम्राट अशोक के हैं, जो सारनाथ से प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से जो सम्राट अशोक के स्तंभ लेख है, उनकी संख्या 6 बताई गई है ना। और ये 6 स्तंभ लेखों के माध्यम से हमें मौर्यकालीन या सम्राट अशोक की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरी यदि अभिलेख की बात करें, मौर्य सम्राट अशोक की तीसरी अभिलेख है, वो है गुहा लेख। किसको कहते हैं गुहा लेख? जैसे कि गया के बारबर पहाड़ियों में बारबर पहाड़ियों के दीवारों पर 3 गुहा लेख प्राप्त हुए हैं, जो मौर्यकालीन हैं, जो सम्राट अशोक के हैं। इन गुहा लेखों में सम्राट अशोक की दानशीलता, उनकी सहिष्णुता का उल्लेख मिलता है। तो जिनकी संख्या कितनी है? 3 है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मौर्य सम्राट अशोक, जिनके शासनकाल का जो समय अवधि था वो था 273 बीसी या ईसा पूर्व से 236 बीसी तक। और इसके शासन काल के समय अवधि में इन्होंने अपने धर्म और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत के विभिन्न भागों में अभिलेखों का निर्माण करवाया। और इन्हीं अभिलेखों में हमको शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या 40 है। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। कल हम लोग आगे इनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आज की कक्षा में बताई गई सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी।